मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो ई लेक्चर है चैप्टर 4 का कंटिन्यूशन है। चैप्टर 4 में अपन पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक। आज अपन जो इसमें टॉपिक लिया है वो है एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। ये स्ट्रक्चर है थायोफीन का। तो ये संरचना किस प्रकार बनी, किस आधार पे बनी, कैसे इसको एरोमेटिसिटी बताई गई और क्या क्या डिस्कशन है, वो सब अपन आज इस ई लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिए, उसके स्ट्रक्चर्स पूरी हो जाए तीनों कंपाउंडों की। ये आज तीसरा कंपाउंड अपना है थायोफीन। इसके कंप्लीट होने के बाद स्ट्रक्चर आपकी पूरी हो जाएगी पेंटासाइक्लिक रिंग की, हेट्रोसाइक्लिक एटम की, जिसमें 5 कार्बन एटम हो। उसके बाद अपन शुरू करेंगे इनकी बनाने की विधियां और प्रॉपर्टीज। तो अपन स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन। विषम चक्रीय यौगिक में थायोफीन का अणु सूत्र जो है वो C4H4S निर्धारित किया गया है, ज्ञात किया गया है। और ये जो सूत्र है ये कई भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के उपरांत बताया गया है। थायोफीन में जो संश्लेषण की विधि है उसके आधार पर निम्न संरचना सूत्र प्रतिपादित किया गया है। इसमें 4 कार्बन एटम हैं जो कि एक वल्ले में है, और 5वां वल्ले में जो हेट्रो एटम है वो है सल्फर। 5वां हेट्रो एटम ये वाला सल्फर है, और सल्फर के कारण थायोफीन इसका नाम रखा है। नामकरण में अपन ने देखा था कि 5 एटम्स की यदि रिंग है तो उसे आयनी थायोफीन के नाम से कहा जाता है। ये इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में स्पष्ट है कि असंतृप्तता थायोफीन में उपस्थित है, और असंतृप्तता है तो ये शुरू में माना गया कि योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं वो थायोफीन को प्रदर्शित करनी चाहिए। लेकिन जब योगात्मक अभिक्रियाएं कराई गई तो थायोफीन ने योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं की, अपितु थायोफीन के यौगिक ने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित की। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं प्रदर्शित होने पर यह कहा गया कि यदि थायोफीन को एरोमेटिक माना जाता है तो इसे कुछ जो एरोमेटिक यौगिक की कंडीशंस हैं वो पूरी करनी होगी। उन्हीं के आधार पे एरोमेटिक माना जाएगा। यदि वो चीजें, वो गुण प्रदर्शित नहीं करता है थायोफीन, तो इसे एरोमेटिक यौगिक नहीं माना जाएगा। वो कंडीशंस क्या क्या थी? सबसे पहले तो थायोफीन में जितने एटम्स है, मतलब 4 कार्बन और 1 सल्फर, और 4 हाइड्रोजन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो आणविक संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो समतलीय चक्रीय होनी चाहिए। एक ही तल पर सारे एटम होने चाहिए, मतलब 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 1 सल्फर, 9 एटम चक्रीय रूप में व्यवस्थित होने चाहिए और एक ही तल पर होने चाहिए। और जब भौतिक परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि थायोफीन में 4 कार्बन परमाणु और सल्फर 120 डिग्री के कोण पर जुड़े हुए हैं और सब समतलीय हैं। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि थायोफीन यदि एरोमेटिक है तो अनुनाद प्रदर्शित करेगा। अनुनाद प्रदर्शित करेगा तो इसके अनुनादी ऊर्जा का जो मान है वो उच्च होना चाहिए। जब थायोफीन की अनुनादी ऊर्जा ज्ञात की गई
तो ये पाया कि थायोफीन में अनुनादी ऊर्जा का मान 117 से 130 किलो जूल्स प्रति मोल के बीच में है। बहुत हाई वैल्यू थी। तो इस आधार पर यह माना गया कि जो थायोफीन है वो अनुनाद प्रदर्शित करता है, अनुनादी संरचनाएं भी बनाता है और अनुनादी संकर भी बनाता है। इसके बाद जो कंडीशन थी वो थी हकल रूल की, कि यदि थायोफीन एरोमेटिक है तो हकल के नियम के अनुसार थायोफीन के अणु के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक षष्ठक। यदि एरोमेटिक षष्ठक नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो थायोफीन एरोमेटिक नहीं होगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी ऐसे होने चाहिए जो अस्थानीकृत हो, डीलोकलाइज्ड हो। ऐसा नहीं है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो लेकिन डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो कंडीशन क्या थी, 4 पाई एन इलेक्ट्रॉन हो और डीलोकलाइज हो। इस कंडीशन को समझाने के लिए अणु कक्षक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सहारा लिया गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर समझाया गया कि जो कार्बन है, 4 कार्बन परमाणु है थायोफीन में, चारों कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है। न केवल कार्बन परमाणु बल्कि सल्फर जो है, सल्फर भी sp2 संकरित अवस्था में है। ये देखें, एक s, इसमें एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 3 कार्बन परमाणु, 3 ऑर्बिटल, कार्बन परमाणु के 3 ऑर्बिटल्स कौन से, एक s और 3p, 3 में से 2p, ये वाला, ये s और ये 2p, px, py, pz, ये कक्षक जो थे ये हाइब्रिडाइज हुए, संकरण किया और sp2 प्रकार के 3 संकरित कक्षकों का निर्माण किया। pz कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसने संकरण में भाग नहीं लिया, इसलिए असंकरित अवस्था में ये pz कक्षक कार्बन के पास उपलब्ध है जो पाई बंध बनाने के काम आएगा। इसी प्रकार सल्फर में 2p के बजाय 3p कक्षक काम में आते हैं। आउटरमोस्ट शेल 3s2, 3p1, 3py और 3pz में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। px का इलेक्ट्रॉन pz में चला जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, ये वाला बनेगा। अब इसमें एक s और 2p कक्षक ये संकरण करते और संकरण के उपरांत में 3 संकरित कक्षक बनाते हैं जो sp2 प्रकार के संकरित कक्षक होते हैं। इन 3 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और pz कक्षक सल्फर का जो है वो असंकरित अवस्था में रहता है और असंकरित अवस्था में होने के कारण ये पाई बंध बनाने में भाग लेगा। तो 2pz कक्षक और 3pz कक्षक, कार्बन का 2pz कक्षक और सल्फर का 3pz कक्षक, ये परस्पर अतिव्यापन करेंगे। वो अपन कैसे करेंगे अपन आगे देखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनी अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने पर बॉन्डिंग कैसे हुई वो देखते हैं। एक चक्रीय यौगिक बनी जिसमें 4 कार्बन परमाणु और एक सल्फर परमाणु है और पांचों परमाणुओं के पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक उपलब्ध है। प्रत्येक एटम पास वाले 2 एटम्स के साथ
sp2 संकरित कक्षकों का हेड ऑन कोलिजन, सिरे से सिरे का अतिव्यापन होता है, जिसके फलस्वरूप एक चक्र बनता है, एक रिंग बनती है। और रिंग कैसी बनती है? ये वाली, कार्बन 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 और एक सल्फर। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, और सल्फर के साइड वाले दो कार्बन परमाणु कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सारे सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? सबसे पहले कार्बन कार्बन सिग्मा के 3 बॉन्ड बने। अब 4 कार्बन परमाणु जो हैं उसके बचे हुए एक एक sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। ये कार्बन परमाणु सल्फर परमाणु के साथ अतिव्यापन करके 2 कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन सल्फर सिग्मा बॉन्ड, ये देखें यहां पे। तो अपने पास सिग्मा बॉन्ड कितने मिले? 3 कार्बन कार्बन, 2 कार्बन सल्फर और 4 कार्बन हाइड्रोजन। ये अपने पास कुल सिग्मा बॉन्ड बने। तो टोटल कितने हो गए? 9। अब 9 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 सिग्मा बॉन्ड तो पूरे हो गए। सल्फर का जो एक sp2 संकरित कक्षक बचा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब अपन बात करें पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में ये सल्फर परमाणु इस सल्फर के पास में ये सल्फर परमाणु एक वलय में जुड़ा हुआ है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ, और सभी परमाणुओं के पास pz कक्षक असंकरित अवस्था में। असंकरित अवस्था में है तो जिस प्लेन पे ये एटम्स हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर वो कक्षक होंगे। मतलब इस कार्बन के एक लोब ऊपर होगा और एक लोब इसके नीचे होगा p कक्षक का। p कक्षक डंबल शेप का होता है। डंबल शेप में एक कक्षक यहां से आपकी तरफ देखता हुआ होगा और एक कक्षक इस रेखा में पीछे की साइड होगा, जिसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? नीले रंग से जो लोब प्रदर्शित किए गए हैं ब्लू कलर से, यहाँ पे ये देखें, ये वाला, और इसे हाइलाइटर से दिखा देते हैं, ये वाला, ये वाला, ये ब्लू और ये वाला ब्लू, ये तल के ऊपर है, और ये लाल वाले तल के नीचे है, और तल के ऊपर ये एक वलय बना हुआ है। अब कार्बन के 4 परमाणु जो हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अपन ने देखा था 2pz1, और सल्फर के p कक्षक 3p कक्षक के पास 3pz कक्षक के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो हकल का नियम क्या कहता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो डीलोकेलाइज करें। तो 4 कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, सल्फर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार तल के ऊपर और तल के नीचे ये pz कक्षक अतिव्यापन करते हैं। ये अतिव्यापन कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये कार्बन तल के ऊपर इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन तल के ऊपर इससे जुड़ रहा है, ये कार्बन परमाणु का pz कक्षक तल के ऊपर इससे अतिव्यापन कर रहा है, पार्श्वीय अतिव्यापन, पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, कुछ भी कह लें, और ये कक्षक इससे कर रहा है। ये रिंग जो है नीचे वाली, उसके ठीक ऊपर एक रिंग और बन गई, और इस रिंग में एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, और इस तरह कह सकते हैं कि इसमें एक कार्बन एक pz कक्षक से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ 5वें तक और 5वें से वापस पहले परमाणु तक आ सकता है, और यही डीलोकेलाइजेशन है।
जिससे अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। वो कैसे बनेंगी अभी देखेंगे। तो जिस प्रकार ये ऊपर एक रिंग बनी है, एक इलेक्ट्रॉन अभ्र बना है, ठीक वैसे ही तल के नीचे के जो लाल वाले डंबल हैं वो भी पार्श्व अतिव्यापन करेंगे इस प्रकार, और तल के नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन अभ्र बनेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपन क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये संरचना है थायोफीन की। अब इसमें स्ट्रक्चर में अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेगी तो वो अपन देखते हैं। अब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना उसमें दो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स बनेंगे, एक यहां और एक यहां। अब अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो ये अनुनादी संरचनाएं इसमें बनेगी। अनुनादी संरचनाओं में सबसे पहले तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, और सल्फर का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा सल्फर के पास। तो वल्ले में पॉजिटिव आयन आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। तो ये जो प्लस आवेश आएगा इसके ऊपर वो जाएगा यहां से एक एटम छोड़ करके आगे वाले एटम पे, इस वाले पे। तो ये प्लस आवेश आ गया, और ये जो बॉन्ड है ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अनुनाद का नियम है, आवेश आ गया। अब ये धन आवेश यहां से एक एटम छोड़ के आगे वाले पे जाएगा। तो ये यहां से चला और ये होता हुआ इस एटम के पास आ गया, कार्बन के पास। तो ये आवेश यहां गया। अब यहां से ये आवेश कहां जाएगा आप बताएं। ये जाएगा इस सल्फर को छोड़ के आगे वाले पे, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, ये अभी सीधा नहीं जाएगा, ये यहां से जाएगा इस सल्फर के पास। जैसे ही सल्फर के पास जाएगा सल्फर इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। सल्फर के डबल बॉन्ड बनने के बाद में ये प्लस आवेश इस कार्बन पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहां से हट टूट जाएगा। तो एक अनुनादी संरचना, ये वाली जो अनुनादी संरचना है, ये अनुनादी संरचना एक्स्ट्रा बन रही है बाकी के 5 जो यौगिक हैं उनसे कंपेयर करें तो। उनमें यहां से आवेश सीधा यहां आ रहा था, सल्फर पे नहीं जा रहा था, लेकिन चूंकि सल्फर पे एक ऋण आवेश है इसलिए ये प्लस आवेश इसको न्यूट्रल कर देगा। अब यहां से आवेश इस एटम पे जाएगा, यहां से ये आवेश चला और इस एटम पे जाएगा, एक एटम को छोड़ के, तो ये आ जाएगा। तो ये सब संरचनाएं जो बन रही हैं वो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण बन रही हैं। अस्थानीकरण इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और इन संरचनाओं को समान संरचना से प्रदर्शित करते हैं, ये अनुनादी संकर है। तो ये कुल इसकी स्ट्रक्चर है थायोफीन की। अब थायोफीन की स्ट्रक्चर के साथ 5 एटम का जो विषम चक्रीय यौगिक है आपके कोर्स में वो कंप्लीट हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट ई वीडियो जो लेंगे, ई लेक्चर, उसमें अपन इनकी बनाने की विधियां और इनकी केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस करेंगे। तो तीनों स्ट्रक्चर इसलिए मैंने साथ ली कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सको किसमें क्या अंतर है। एग्जाम में एक ना एक तो आएगी, तो आप एग्जाम के हिसाब से इन तीनों का कंपैरिजन करें कि ये स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे सल्फर के अंदर एक अनुनादी संरचना एक्स्ट्रा बनेगी, और एक्स्ट्रा संरचना बनी उसी के कारण उसका अनुनादी ऊर्जा का मान 117 से 130 के बीच में पहुंच गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेंगे, कितने कार्बन सल्फर बनेंगे, कार्बन ऑक्सीजन बनेंगे, कार्बन नाइट्रोजन बनेंगे, हेटेरोएटम कौन सा है, सिर्फ इन चीजों का ध्यान देना है। बाकी स्ट्रक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है
जो उसका व्याख्या है वो एक सी है। बहुत मामूली सा अंतर है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ये आज आपका लेक्चर पूरा हो जाता है। अब जो ई लेक्चर्स आपके आ रहे हैं इनका आप प्ले ग्रुप में जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल के प्ले ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं और स्टोर करके लाइब्रेरी में लाइक करके रखें तो आपको सुविधा रहेगी, आपके लाइब्रेरी में रहेगा जैसी भी आपको सुविधा हो। लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कर लें जो आपको एग्जाम के टाइम इधर उधर नहीं भागना पड़े। थैंक यू।